नो, ब्रीथिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रीथिंग कहलाती है। और फूड्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? रिस्पायरेशन कहलाता है। नहीं समझ में आया? अभी कहेंगे मैडम जी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रही है रिस्पायरेशन। जाने क्या उसको नहीं मिला। जब पढ़ा रही है मैम रिस्पायरेशन, बता रही है फूड को कन्वर्ट करके एनर्जी बनाना। अच्छा, एनर्जी कहाँ पे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, कभी माइटोकॉन्ड्रिया से पूछे हो आपको एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एनर्जी को बनाने के लिए क्या यूज करती है? ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे जो रिस्पायरेशन होता है ये दो प्रोसेस में होता है। एक आपका होता है एरोबिक, एक आपका होता है एनारोबिक। एरोबिक इसके लिए चलो दो टाइप की होती है, एक होती है एरोबिक, एक आपकी होती है अनएरोबिक। कोई बता सकता है? ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर देना। बाहर छोड़ना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की प्रोसेस क्या कहलाती है? रिस्पायरेशन, सॉरी ब्रीथिंग कहलाती है। लेकिन जो आप ब्रीथिंग करते हैं क्या उसमें आप ऑक्सीजन को ही लेते हैं? हमारे जो एयर होती है, एयर जिसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं, इसमें कितने टाइप की गैस प्रेजेंस होती है? 4 टाइप की। कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और एक गैस रहती है हाइड्रोजन। नहीं कहता है अब अदर आए। मेनली 4 गैसेस पाई जाती है। जहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो 1% पाया जाता है, नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0 हम कहे 0.4% पाया जाता है। हमारी बॉडी जो एयर लेती है उसमें से क्या लेती है? ऑक्सीजन को लेती है ना। वो एयर में से ऑक्सीजन को नहीं छाट के लेती है, वो एयर के साथ सारी गैसेस को लेती है, सारी गैसेस जाती है। और जो गैसेस यूजफुल नहीं रहती है उसको आपकी बॉडी इनहेल कर देती है, यानी कि उसको रिफ्लेक्स कर देती है, आपके बॉडी से निकाल देती है। जैसे आपने ऑक्सीजन दिया, एक बार के ऑक्सीजन में आपने 78% नाइट्रोजन दिया, ठीक है, और 28% क्या दिया? ऑक्सीजन दिया, और 0.4% क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ठीक है, और हाइड्रोजन में भी मान लीजिए आपने 1% दे दिया। एक बार के ऑक्सीजन जो आप ब्रीथिंग किए, हमने ब्रीथिंग किया, एक ब्रीथिंग में हमने इतनी सारी गैसेस को दिया। अब हम ब्रीथिंग को छोड़ते भी तो हैं। जब हम छोड़ते हैं तो कौन कौन सी गैसेस निकलती है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो हम छोड़ते हैं। नाइट्रोजन का यूज हमारे बॉडी में नहीं होता है, इसलिए हमारी बॉडी जितना आप नाइट्रोजन दिए, मतलब 78% आपने नाइट्रोजन दिया, 78% नाइट्रोजन बाहर आ जाता है। ऑक्सीजन नहीं आता है, ऑक्सीजन नहीं आता है कारण क्योंकि आपकी बॉडी ऑक्सीजन को यूज कर जाती है। वहीं पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने 0.4 लिया, 0.4% लिया, ये निकलेगा कितना? निकलेगा कितना? 0.4% निकलेगा ना। हाँ काजी
0.4% निकला ना। 4% निकलेगा। 4% से ज्यादा भी निकल सकता है, 4 से 5% निकलेगा। कारण क्योंकि आपकी बॉडी में क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और जब आप जो छोड़ते हैं उसमें क्या कौन सी गैसें छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब लेते हैं तो सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन में आप ऑक्सीजन को देते हैं, जब आप छोड़ते हैं तो सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसलिए श्वसन में ये बोला जाता है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, ब्रीथिंग कहलाती है, या फिर रिस्पायरेशन कहलाती है। रिस्पायरेशन दूसरा होता है, लेकिन उसको रिस्पायरेशन ब्रीथिंग कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझा? ऑक्सीजन को देना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया हमारी ब्रीथिंग कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि जब आप ऑक्सीजन को, जब आप लेते हैं ऑक्सीजन को, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या देते हैं आप, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है। मेन इसी को इंडिकेट करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का यूज आपकी बॉडी में होता है, नाइट्रोजन का यूज नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है, हाइड्रोजन का यूज नहीं होता है। एक गैसेस आपके ऑक्सीजन के साथ जाती है, लेकिन आपकी बॉडी उसको रिफ्लेक्स कर देती है, यानी अपने अंदर से बाहर दे देती है। बात समझ में आया? और फेंकते दौरान क्या करती है, मतलब निकालते दौरान ऑक्सीजन को अपने पास रख लेती है। ऑक्सीजन को अपने पास रख लेती है। जितना परसेंटेज, मतलब 48% नाइट्रोजन आपकी बॉडी में गया है, तो 48% नाइट्रोजन भी आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। बात समझ में आया? हाइड्रोजन 1% गया है, तो 1% ही आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उसको एनर्जी बनाने में इन्वेस्ट करती है। बात समझ में आई? आपकी बॉडी ऑक्सीजन को दे दी, आपकी बॉडी क्या की ऑक्सीजन को दे दी, मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारी सेल्स होती है, याद है कि नहीं है? सेल जो पढ़ाए थे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, का जी टिंकर नहीं आए थे? झूठ बोल रही, साफ साफ झूठ बोल रही। इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, गोल्जी बॉडी होते हैं, और आपके क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसी में क्या होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है, और क्या होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इसी पे ऐसे करके लगे होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे हमारे लाइसोसोम होते हैं, और इसी में हमारे क्या होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन को करवाता है, जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एनर्जी बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस के नाम से जाना जाता है, कारण क्योंकि ये एनर्जी बनाने का काम करती है। बात समझ में आया? और जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसमें आपके न्यूक्लियस कंटेंट किए रहते हैं। ये साइटोप्लाज्म जो होता है, ये सारे सब्सटेंस को अपने अपने पास इकट्ठा करने का काम करता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो चीज को बनाता है, होता दो टाइप का है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। एक आपका होता है कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम, और एक आपका कौन सा होता है, रफ, हाँ जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये लिपिड बनाता है, जिसको हम लोग फैट के नाम से जानते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये प्रोटीन्स बनाता है। ये हमारी सेल अपने में बनाती है, और हमारी जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल से ही मिलकर बनी होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली जो एनर्जी को बना रहा है, किसको बना रहा है, एनर्जी को बना रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जैसे आपको काम करना है, मान लीजिए बहुत भारी काम करना है, फरसे को चलाना है, ठीक है, या फिर दौड़ लगानी है, आप तभी लगा पाएंगे जब आपकी बॉडी में एनर्जी होगी। वैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया तभी एनर्जी को बनाएगा जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा। जब इसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तभी ये क्या करेगा, एनर्जी को बनाएगा, अन्यथा नहीं बनाएगा। आपकी जितने भी बॉडी होती है जो काम करती है, उसको एनर्जी चाहिए। हमारी टंग अभी चल रही है, किसके थ्रू चल रही है, एनर्जी के थ्रू चल रही है। ठीक है, हमारा हाथ चल रहा है, मूव कर रहा है, किसके थ्रू चल रहा है, एनर्जी के। हमारा पैर चल रहा है, एनर्जी। हमारा ब्रेन चल रहा है, एनर्जी। मतलब
जितने भी फंक्शन है हमारे बॉडी में जो वर्क कर रहे हैं वो किसके थ्रू चल रहे हैं, एनर्जी के। और इसी एनर्जी को कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। कौन बनाता है, सेल में प्रेजेंस माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। और एनर्जी को बनाने के लिए जिस कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या हुआ, वो क्या होता है, वाटर होता है। जाओ ना ये पे बैठो, बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आई। तो रेस्पिरेशन इतनी बात समझ में आई कि नहीं। जब आपकी बॉडी जब छोटी ओपन को दम देती है, देखो अब ये हमारा ऑक्सीजन को दिया, एनर्जी को बनाया, एनर्जी को बनाया। बात समझ में आई। जैसे कि आप गन्ने का रस निकालते हैं, गन्ने का रस उसको मशीन में जब आप डालते हैं, गन्ने का रस तो निकाल के देता है, लेकिन बेस्ट प्रोडक्ट को भी निकालता है। होता है कि नहीं होता है, बेस्ट प्रोडक्ट को भी निकालता है। जैसे गन्ने का रस अलग निकलेगा और उस वहाँ पे जो पीछे निकलता है वो क्या निकलता है, खुइया निकलता है। ठीक है, जो बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो गन्ने का रस, भाई वो रस निकाला तभी तो बेस्ट प्रोडक्ट निकला। वैसे आपका जब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी को बनाता है, जब ये ऑक्सीजन को देकर एनर्जी को बनाता है, तो वो भी एक बेस्ट प्रोडक्ट में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक टाइप की बायोकेमिकल प्रोसेस से निकलती है। किससे, बायोकेमिकल प्रोसेस। जब आपका भोजन, जब आपका स्टमक भोजन को डाइजेस्ट करता है, या फिर आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, तो वहां से भी जो आपका बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, वैसे आपका ये जो आपका लंग्स होता है ऑक्सीजन को देता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी को बनाती है, तो उसमें से कुछ बेस्ट प्रोडक्ट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे ग्लूकोज भी बनते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर में भी शायद हाइड्रोजन भी होता है। गैसेस तो मैथ उसमें मत जाइए, केमिस्ट्री मत जाइए, बस इतना। ऑक्सीजन कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट प्रोडक्ट है। ये क्या है, ये बेस्ट प्रोडक्ट है। ये आपके बॉडी में नहीं रह सकती है, आपकी बॉडी इसको इनहेल करती है। क्या करती है, मतलब बाहर निकालने का प्रयास करती है, उसको बाहर निकालती है। जब बाहर निकालती है तो सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु। हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, पेड़ से मिलता है। हम लोग अपना भोजन बनाते हैं और पेड़ पौधे हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। यही फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया गया था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये एनर्जी जो बनती है ना, वो दो प्रोसेस में बनती है। अब जो ये हमारा जो डाइजेशन है, सॉरी जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन यही करता है हमारे फूड को ब्रेक करके एनर्जी की बनाने की प्रोसेस क्या होती है, रिस्पायरेशन करती है। फूड हम लोग खाते हैं, वो ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद एनर्जी बनता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। इसलिए फूड को ब्रेक करके एनर्जी को बनाने की प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, रिस्पायरेशन कहलाती है। और ये दो टाइप की होती है, एक आपकी होती है एरोबिक, एक आपकी होती है एनारोबिक। जो एरोबिक होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, और जो एनारोबिक होती है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होती। बात समझ में आया, क्लियर। रिस्पायरेशन क्या होते हैं, ब्रीथिंग किसे कहते हैं, सांस को लेना बाहर छोड़ना। एक बात बताओ, ये जो रिस्पायरेशन और जो ब्रीथिंग होती है ना, ये हमारी दो प्रोसेस में होती है। एक आपकी होती है एक्टिव प्रोसेस, एक आपकी होती है पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस क्या होते हैं, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे काम करता है। किस पे काम करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स एक आता है, मतलब वो मूवमेंट में चले जाएंगे, छोड़िए। एक्टिव प्रोसेस ये कहती है कि जब मतलब जब रिस्पायरेशन में एक्टिव प्रोसेस होती है तो यहाँ पे एनर्जी यूज होती है। एनर्जी क्या होती है, यूज होती है। मतलब ये जो रिस्पायरेशन है ये क्या बना रही है, एनर्जी को बना रही है। क्या बना रही है, एनर्जी को बना रही है। लेकिन ये हमारी एक टाइप की एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि एनर्जी को बनाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी इन्वेस्ट होती है, और जो पैसिव प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी नहीं लगती। जैसे आपने भोजन को खाया, वो भोजन
तो जहाँ पे एनर्जी लगती है उस प्रोसेस को एक्टिव प्रोसेस के नाम से जानते हैं, और जहाँ पे एनर्जी नहीं लगती है उसको पैसिव प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपका रिस्पायरेशन है ये आपका एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन जो ब्रीथिंग है ये आपका एक्टिव और पैसिव दोनों, एक्टिव और आपका पैसिव दोनों प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये दोनों क्यों हो गई? सांस खोलो, खींचो सांस को, एनर्जी लग रही है, छोड़ो, नॉर्मली एनर्जी नहीं लगती। तो जब आप सांस को लेते हैं तो वहाँ पे एनर्जी लगती है, उसको एक्टिव प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जब आप सांस को छोड़ते हैं तो वहाँ पे एनर्जी 0/0 इन्वेस्ट होती है, उसको हम लोग पैसिव प्रोसेस कहते हैं। बात समझ में आया? अब रिस्पायरेटरी का मेन ऑर्गन क्या होता है? लंग्स होता है। क्या होता है? लंग्स होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जो रिस्पायरेशन करने में मदद करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे अपर रिस्पायरेटरी और एक आपका होता है लोअर रिस्पायरेटरी। ऊपर से नीचे जाइए, जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंचती है? बोलिए, नोज में। माउथ से भी ले दीजिए, बहुत लोग देते हैं। सर्दी जुकाम हुआ है किसी को? रात में सोते समय नाक बंद हो जाता है। माउथ से लेंगे। कहाँ से लेते हैं? माउथ से। एक्चुअल में ऑक्सीजन जहाँ से जाता है क्या होती है? आपकी ट्रेकिया होती है, यहाँ से आपका लंग से जुड़ा होता है। आप नोज से भी लेंगे तो भी ऑक्सीजन ट्रेकिया में जाएगी, माउथ से भी लेंगे तो भी ऑक्सीजन आप जाएगी ट्रेकिया में। तो सबसे पहले नोज कहाँ, जो ऑक्सीजन दिया यार, मान लीजिए ज्यादातर लोग नोज से ही लेते हैं, तबीयत खराब होती है तब माउथ का यूज करते हैं। हालांकि माउथ से नहीं लेना चाहिए, कारण क्योंकि माउथ से ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जाने के चांस रहते हैं। बात समझ में आया? अभी क्यों? अभी समझ में आया। धूल धक्कड़ जितने भी होते हैं ना, आप उसको भी ले लेते हैं, चल जा। बात समझ में आया? देखो, पहला ऑर्गन कौन सा है? नोज है। अब नोज के बाद वो ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा? नो, नोज के बाद वो ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा? नोजल कैविटी में। ये तो आपका ये जो होल है, ये जो आपका नोज है, ये आपका क्या है? नोजल कैविटी, ये वाला। बात समझ में? फिर वहां से कहाँ पे जाएगा ऑक्सीजन? हैरिंग्स। फिर आपका लैरिंग्स के पास जाएगा, फिर इसके बाद कहाँ पे जाएगा? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, फिर आपका क्या है? लंग्स। लंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एल्वोलाई। जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम है, कितने सिस्टम से मिलकर बना है भाई? 12। पता है कि नहीं? रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और कौन सा सिस्टम है? यूरिनरी सिस्टम, इंटीगुमेटरी सिस्टम। ऐसे करके 12 सिस्टम से मिलकर हमारी क्या बनी है? बॉडी। नहीं समझा? जैसे सेल से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू। ठीक है, टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, और एक ऑर्गन सिस्टम से ही, मतलब किसी ऑर्गन सिस्टम से ही क्या होती है? एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। इतनी बात समझ में आया? सेल, सेल एक ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे आप मकान बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, सीमेंट भी रख दिए और ढलैया कर देंगे तो अलग अलग बात है। सीमेंट भी रख दीजिए, गिट्टी भी रख दीजिए, सरिया मत रखिए, नहीं तो सरिया से तो गिट्टी बालू नहीं, ढलैया करके सब लोग बालू खा लेते हैं, ऐसा होता है। मान लीजिए अगर उसमें आप ईंट ना दे तो दीवार खड़ी हो पाएगी? ईंट ना दे तो दीवार खड़ी हो पाएगी? हाँ जी, नहीं होगा। तो ये घर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। यही जो ईंट होती है
तो हमारी भी बॉडी सेम वैसे ही है। एक छोटे सेल से क्या बनती है, हमारी पूरी एक ह्यूमन बॉडी बनती है। जैसे सबसे पहले क्या बना, सेल बना। आप कहेंगे मैडम जी सेल कैसे बना, हुआ ना, सेल कैसे बना, पहले नहीं पढ़े हैं। तो सेल हमारे मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल से बने हैं। किससे, एटम और मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन एटम है कि नहीं है। इस पृथ्वी पे जब कोई नहीं रहता था, लोग कहते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ डीएनए से हुई है। सुने हो कि नहीं, एक जो ह्यूमन बॉडी बने हो किससे बने हैं, डीएनए से बने हैं। वो गलत नहीं बोले हैं। एक ह्यूमन की, एक इस पृथ्वी पे ह्यूमन जो बने हो किससे बने हैं, डीएनए से बने हैं। एक 100% बात सही है, क्योंकि हम लोग की जो ग्रोथ हुई है वो किससे हुई है, वो डीएनए से ही हुई है। एटम मिलकर क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स बनाए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाए थे, जल बनाए। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे ऐसे करके ढेर सारे कंपोनेंट्स बने, मतलब एटम, ढेर सारे एटम मिलकर, एक या एक से अधिक एटम मिलकर क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स बनाए। अब इस मॉलिक्यूल्स में आपका क्या क्या है, प्रोटीन्स है, ठीक है, डीएनए है, आरएनए है। प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। जब ढेर सारे एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाए हैं, एक सेल्स बनाए। क्या बनाए हैं, एक सेल्स बनाए। जब ढेर सारे सेल्स मिलते हैं, यानी जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, टिश्यू का। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, ऑर्गन। किसका निर्माण होता है, ऑर्गन। जब ढेर सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। एक ऑर्गन सिस्टम से, एक ह्यूमन बॉडी में कितना ऑर्गन सिस्टम होता है, मेनली 11 से 12 ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे ऑर्गन क्या होते हैं, जैसे आपका लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, और क्या हो गया, ब्रेन हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपके ऑर्गन है। क्या है, ऑर्गन है। बहुत सारे ऑर्गन है, वेन्स हैं, और क्या है, आपकी आर्टरीज है, आई है, आपका ईयर है, ये सब ऑर्गन है। हाथ है, पैर है, पाँव है, सब कुछ क्या है, ऑर्गन। लेकिन इस ऑर्गन को एक सिस्टम में इंक्लूड कर दिया गया। किसमें इंक्लूड कर दिया गया, एक कम्युनिटी बना दी। कम्युनिटी जानते हो, ऑर्गेनाइजेशन जानते हो, ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन उसे कहते हैं जब वहां पे ढेर सारे लोग प्रेजेंस होते हैं तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस ऑर्गन का भी क्या बना दिया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। मतलब ब्रेन में भी देखा गया कि बहुत सारे ऑर्गन हैं। ब्रेन में भी क्या है, बहुत सारे ऑर्गन हैं। वहां पे आपका ब्रेन भी मिला, स्पाइनल कॉर्ड भी मिला। ठीक है, ब्रेन में बहुत सारे ऑर्गन है, वहां पे ब्रेन भी मिला, स्पाइनल कॉर्ड भी मिला। और आपके कौन से होते हैं, फोर ब्रेन, माइड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ठीक है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ऐसे ढेर सारे ब्रेन मिले। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, और आपका नर्वस सिस्टम में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम में आप देखेंगे बहुत सारे ऑर्गन हैं। इस नर्वस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सीएनएस, पीएनएस, पेरिफेरल होता है ना, बहुत सारे ऑर्गन आपको इसमें मिलेंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक अच्छे से कंप्लीट करते हैं। वो सब क्या है, वो सब एक ऑर्गन है। वो ऑर्गन मिलकर क्या बना है, एक पूरे के पूरे एक सिस्टम को बनाए हैं। क्या किए हैं, एक पूरा सिस्टम को ही बना दिए हैं, और उसी को हम लोग नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई। ये नर्वस सिस्टम किससे बना, ये जो सिस्टम होता है किससे बनता है, ऑर्गन से बनता है। जब ढेर सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। आपके बॉडी में टोटल 11 या 12 ऑर्गन सिस्टम है, और उसी 12 ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनती है। और जो इस 12 ऑर्गन सिस्टम को पढ़ लिया वो बायोलॉजी को फूंक देगा। एग्जामिनर पूछेगा ऐसा बताएगा कि भगवान बस इसी 12 ऑर्गन सिस्टम पे आपकी पूरी की पूरी बायोलॉजी ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन बहुत बड़ी टॉपिक होती है। बायोलॉजी चलता
बायोलॉजी का टॉपर और अच्छे से। बात समझ में आई? और इसी समझ में आई ह्यूमन बॉडी। इतनी बात समझ में आई? तो देख इसमें क्या है कि हर बॉडी यहाँ पे जितने भी ऑर्गन है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। देखिए हर ऑर्गन की एक पार्टिकुलर सेल्स होती है। जैसे ब्रेन की सेल क्या है? न्यूरॉन्स है। ब्रेन की सेल क्या है? न्यूरॉन। स्टमक की जो पेट की जो लीवर की होती है, लीवर की सेल्स क्या है? हेपेटिक्स, जिसको हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। हेपेटाइटिस की बीमारी होती है और हेपेटिक सेल की कमी से होती है जब उसमें कोई डैमेज होता है। किडनी की सेल क्या है? किडनी। नेफ्रॉन, किडनी की सेल क्या है? नेफ्रॉन। और किसकी सेल? हार्ट की सेल्स क्या है? हार्ट। मायोकार्डियम, मायोकार्डियम सेल यही है ना जी? मायोकार्डियम सेल। हार्ट की सेल्स को मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। वैसे हमारे लंग्स की भी सेल्स होती है। लंग्स की भी क्या होती है? सेल्स होती है। ये जो लंग्स है वो भी एक सेल से मिलकर बना है जिसको हम लोग एल्वुलाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्वुलाई के नाम से जानते हैं। यही वो एल्वुलाई है जो गैसेस का आदान प्रदान करने का काम करती है। किसका आदान प्रदान? गैसेस का आदान प्रदान करने का काम करती है। इसी एल्वुलाई से अटैच रहता है आपकी ब्लड वेसल्स। ऑक्सीजन किसमें जाती है? बनाओ किसको आता है फिगर बनाने? हाँ? लंग्स का फिगर किसको आता है बनाने? हाँ? और इसी से आता है समझाने की जिम्मेदारी। ऐसे होता है 2 पेयर्स ऑफ लंग्स होते हैं और 1 पेयर लंग्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 1 पेयर। पेयर का मतलब जोड़े। एक आपका होता है लेफ्ट, एक आपका होता है राइट। बात समझ में आई? इसी में भी जो गुच्छेनुमा जो संरचना होती है वही क्या होती है? एल्वुलाई होती है। गुच्छेनुमा जो संरचना होती है वही एल्वुलाई होती है और इसी एल्वुलाई से आपका पूरा लंग्स ही बना है। इसी एल्वुलाई से क्या बना है? पूरा लंग्स ही बना है। और यही एल्वुलाई जो होती है यही गैसेस का एक्सचेंज करती है। क्या करती है? गैसेस का एक्सचेंज करती है। यहाँ से आपका माउथ आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका फेरिंग्स आएगा। कौन सा है? फेरिंग्स, ठीक है। यहीं पे आपका क्या रहेगा? लैरिंग्स। नहीं, फेरिंग्स और लैरिंग्स यही रहेंगे। लैरिंग्स, ठीक है। ये आपका जो सीधा में गया है आपका क्या है? ट्रेकिया। और ये आपका क्या है? ब्रोंकाई। जो ऐसे ब्रांच में बचा है वो क्या है? ब्रोंकाई। और जो ये शाखा निकली है, जो ऐसे ऐसे करके आपको जो शाखा निकली है इसको ब्रोंकियोलस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्रोंकियोलस। ये जो शाखा निकली है इसको साफ साफ बनाए ना। ठीक है, किसको आता है जी बनाने लंग्स का? अरे मैं काम पे बता। बहुत अच्छे से तो नहीं, समझने के लिए तो बनाने के लिए। और कहीं पे अटैच रहता है क्या? डायाफ्राम। ये आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम कुछ और नहीं होती है, मसल से होती है। और ये आपका ट्रेकिया है, ठीक है। ये 2 भाग में बढ़ जाता है। ये आपका ब्रोंकाई है। चलो, जब पौधेनुमा संरचना होती यही है। अब इसी पे आम का पेड़, आम लगा दो, अंगूर लगा दो। यही आपकी क्या है? एल्वुलाई है। यही मेन ऑर्गन होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी। लग रहा है फूल। क्या है? कुछ भी। ये आपके अंदरमा है चिरोजिन। यही जो ब्रोंकाई होती है, सॉरी यही जो एल्वुलाई होती है,
अरे नोज समझो ना, माउथ का क्या बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है, ट्रेकिया, जो ऐसे गया है, ये क्या होता है आपका ट्रेकिया। ये क्या होता है, ये जो ब्रांचेस में जो दिख रहा है, ये ब्रांचेस में और इस वाले ब्रांचेस में जो दिख रहा है, ये क्या है, हमारे ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई। मैम इसका नाम क्या है? किसका? हाँ नहीं बता। और यहाँ पे भी हमारी क्या है, ब्रोंकाई। और ये जो ब्रांचेस नुमा जो संरचना दिख रही है, यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, ब्रोंकियोलस। और ये जो गुच्छे नुमा, अंगूर के गुच्छे नुमा जो संरचना दिख रही है, उसको हम लोग एल्वुलाइज के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? किस नाम से जानते हैं, एल्वुलाइज। और इसी ऑर्गन को ना, ये जो ऑर्गन आप देख रहे हैं, इसी ऑर्गन को दो पार्ट में बांट दिया गया है। इसी ऑर्गन को कितने पार्ट में बांट दिया गया है, दो पार्ट में बांट दिया गया है, जिसको कहते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, टू पार्ट्स। ठीक है, एक आपका होता है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक आपका कौन सा होता है, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट समझ में आया? बस हवा में जा रहा है, नहीं समझ में आया? इसी ऑर्गन को दो पार्ट में बांटा है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या रखा है, नोज को रखा है, नोजल कैविटी को रखा है, और क्या रखा है आपका, फेरिंक्स, और किसको रखा है, लैरिंक्स को। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, और आपका क्या है, लंग्स। ये आपका किसमें आएगा, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम को दो भाग में बांटा है, ये सारे ऑर्गन होते हैं, समझ में आया? ये जो नोज आपका दिख रहा है, ये जो खुला खुला है, ये आपका क्या है, नोज है। ये आपका कौन सा है, नोजल कैविटी। यहाँ पे दो टाइप की बोन्स आपको दिख रही थी, एक तो दिखेगी जो पचक रही है आराम से, और एक पत्थर की तरह होती है, उसके अगर बत्ती से चोट लग जाए आंख से पानी आ जाते हैं। क्यों आंख से पानी आते, कभी सोचे हो? देखिए, एक लैक्रिमल बोन होती है जो डायरेक्टली अटैच होती है इसी बोन से। लैक्रिमल की बोन वो होती है जो आंसू को बनाने में मदद करती है। आंसू को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, लैक्रिमल, यही है। तो कहाँ पे अटैच होती है, वो इसी पे अटैच होती है, ये वाली, और इसी से अटैच होती है हमारी ये वाली बोन, नोज की बोन। एक आपकी होती है कौन सी, कार्टिलेज बोन, जो आगे वाली है कार्टिलेज बोन। कार्टिलेज बोन वही होती है जिसको आप खा जाते हो। इसमें कौन कौन है वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, चिकन वाला है, उठाओ जी, तो होटल में वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हांडी चिकन बनाता है। बात समझ में आई? जब चिकन खाते हैं हम, लेग पीस किसको किसको पसंद है, हम भी उठा ले, कोई पसंद है लेग पीस। लेग पीस जब आप खाते हैं ना, आप देखते हैं कि उसमें दो बोन्स रहती है, ऐसे रहती है। इसी के ऊपर ना एक व्हाइट कलर की बोन होती है, उसको सब लोग उछाड़ के खा जाते हैं। ऊपर वाला जो व्हाइट बोन होती है उसको आप आराम से पूछ जाते हैं, वो क्या होती है, वो किसी कार्टिलेज की बोन होती है। कौन सी होती है, कार्टिलेज की बोन, वो नरम होती है। और वही कार्टिलेज की बोन कहाँ पर है, आपके नाक में, यहाँ पे, जिसमें सब लोग छेदा करके नथुनी जो हम बने, यहाँ पे भी कॉल को जाने, यहाँ पे नहीं वाला, उसमें होगा ही नहीं, चाहते क्या है, उसमें नहीं होगा, कान में हो जाता है, कोई हाथ में कर लो, हाथ वाली बोन्स में छेद कर लो, होगा नहीं होगा। यहाँ की जो बोन्स होती है, यहाँ पे जो है, ये बहुत ही टाइटनिंग होती है, हो तो जाएगा लेकिन उसमें थोड़ी सी क्रैक आ जाएगी। और जब बोन्स में क्रैक आ जाता है, हाथ में थोड़ी सी बोन अगर टूट जाती है, हाथ की बोन्स क्रैक आ जाता है, तो देखो कितना भयानक दर्द होता है। ये जो लैक्रिमल भी होती है, इसमें आसानी से क्या होता है, छेद हो जाते हैं, तो वहाँ पे लड़कियाँ फैशन में एक चबा देती है। बात समझ में आई है? और हमारी एक दादी थी, दादी क्या थी, मौसी थी,
जो ऐसा जो दिख रहा है, ये इस कलर का जो दिख रहा है, कलर का नहीं, ऐसा जो एहसास हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये आपकी क्या है? ये आपकी ट्रेकिया है। और उसी ट्रेकिया पे देखिए आप बात करिए, वहां पे एक साउंड की जैसा एक प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एहसास करो, जहां से साउंड निकल रहा है वो आपका क्या है? लैरिंक्स है। क्या है? लैरिंक्स। जहां साउंड निकल रहा है वो क्या है? लैरिंक्स है। बात समझ में आई? ट्रेकिया, फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स एक ऐसा ऑर्गन होता है, जब हम रिस्पायरेशन, आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे तभी बताए थे, ये वही फेरिंक्स है जो आपकी विंड पाइप में और फूड पाइप में जोड़ के रखने का काम करता है। बात समझ में आया? विंड पाइप में से क्या होता है? यहाँ से दो दिख रही है, ये वाला कहाँ पे जाता है? लंग्स के पास जाता है, और ये वाला कहाँ पे जाता है? स्टमक के पास। लेकिन ये यहीं पे हमारी क्या प्रेजेंस है? फेरिंक्स। क्या है? फेरिंक्स। ये जो फेरिंक्स होती है, इसी में एक ढक्कननुमा संरचना होती है जिसको हम लोग एपिग्लैटिस के नाम से जानते हैं। जो ढक्कननुमा संरचना होती है उसको किस नाम से जानते हैं? एपिग्लैटिस के नाम से जानते हैं। वो फेरिंक्स का ही पार्ट होता है। ये जो फेरिंक्स होता है इसका ज्यादा रोल नहीं रहता है, ये सिर्फ हमारे माउथ को इसोफेगस से जोड़ के रखता है, और जो हमारी जो नोजल होती है, जो नोज से जो मसल्स निकल रही है, उसको ट्रेकिया से जोड़ के रखने का काम करता है। बात समझ में आई? ट्रेकिया क्या करता है? जोड़ के रखने का काम करता है। लेकिन ये जो एपिग्लैटिस होती है, ये ढक्कननुमा संरचना होती है। किस नुमा संरचना होती है? ढक्कननुमा, वो क्लोज करने का काम करती है। जैसे अगर आप ऑक्सीजन को लेंगे तो उस समय आपका ये वाला क्लोज हो जाएगा। कौन सा? स्टमक, जिसको हम लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं। फूड पाइप क्लोज हो जाएगी। अगर आप भोजन को दे रहे हैं तो उस समय आपका विंड पाइप क्लोज हो जाएगा। रीजन जैसे शांत रहो। जैसे टिंकल यहाँ पे जबरी पड़ रही है, हमको लग रहा है ना टिंकल? जबरी पड़ रही हो ना? टिंकल खड़े हो जाओ। दो सिस्टर हो ना? दीदी क्यों बात है? खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ। टाइम वगैरह बना है काम करने का? काम करने का टाइमिंग बना है? अगर मतलब कि तुम्हारा टर्न है खाना, खुशी का टर्न है खाना बनाने का, अगर तुमको बोल दिया जाए कि तुम जाओ खाना बनाओ, तो बनाओगी? जब मन करता है तब बनाओ। अच्छी बात है। तो झगड़ा होता है नहीं खाना बनाने को लेकर? अगर उसका टर्न है तो वही काम करेंगे, हम नहीं करेंगे। होता है कि नहीं होता? तो सबका एक अपना अपना पार्टिकुलर काम होता है। वैसे हमारे ऑर्गन भी होते हैं, हमारे ऑर्गन का भी एक पार्टिकुलर काम है। ठीक है? अगर इसका काम है रिस्पायरेशन करना, मतलब सांस को देना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, ये सिर्फ उसी काम को ही करेगा, भोजन को डाइजेस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आया? ब्रेन का काम है आपके पूरे बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करना, वो सिर्फ वही काम करता ही है। ठीक है?
रहे हैं तुमको, या फिर तुम हमेशा हंसती रहती हो, खुद को जोकर समझती हो? इतना भी सस्ता मत बनाओ। बात समझ में आया कि नहीं? अगर जोकर हो तो बताओ, हम भी तुमको देखकर हंसे, या फिर हम जोकर लग रहे हैं तो बताओ, हम भी एक्टिंग करें तब हंसू। कह रहे कोई खिलवाड़ है क्या? खिलवाड़ कर रहे हैं? बताओ, हंसने वाली एक भी बात बता दो, हम हंस देंगे। बैठना मत। कहाँ पे थे जी? ये जो बेल्ट पाइप होता है, मतलब ये जो फूड पाइप होता है, ये डायरेक्टली किससे जुड़ा रहता है? स्टमक से। और जो विंड पाइप होता है, ये किससे जुड़ा रहता है? लंग्स से। ये जो विंड पाइप होता है, ये सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो हवा होती है ना उसको कैरी करता है। और जो ये फूड पाइप होता है, ये सिर्फ भोजन को कैरी करता है। और जो ये फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के एक एपिग्रेटिंग नाम की ढक्कननुमा संरचना होती है, वो गोल सा होती है, ऐसे करके एपिग्रेटिस नाम से उसको जानते हैं। वो ना बंद करने का, क्लोज करने का काम करती है। जैसे जब आप खाना खाते हैं तो उस समय ना वो क्या करती है, आपके विंड पाइप को क्लोज कर देती है। क्या करती है? क्लोज कर देती है, यानी बंद करती है। तो वो भोजन आपका विंड पाइप पे ना होते हुए कहाँ पे जाता है? फूड पाइप में जाता है। और जब आप कुछ भी चीज निकलते हैं, या फिर जब आप खाना खाते हैं ना, आप देखिएगा तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, उस समय आपका विंड पाइप क्लोज हो जाता है। अभी कल्पना कर लीजिए, या तो आप भोजन को निकलेंगे या तो ऑक्सीजन लेंगे। गलती से जब आप मान लीजिए गलती जो चढ़ जाता है, जब गलती से काम को भोजन आपके विंड पाइप में या फिर इसमें चले जाते हैं, जैसे कि आपका ध्यान भटका हुआ है, इसीलिए कहते हैं खाने को बड़े हिसाब से, मतलब ध्यान लगा के खाना चाहिए, ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय अगर आपका ध्यान भटका, यानी आपका ब्रेन भटक गया। और ये जो क्लोज कर रहा है, बंद करवा रहा है, इसका बात कौन है? ब्रेन। यही ब्रेन है इसको क्लोज और बंद करवाने का। अब आप खाना खा रहे हैं, सोच रहे हैं किसी और के बारे में, आप कितनी अच्छी थी, हाँ सोच रहे थे कि नहीं? तो ये भोजन, आपका ब्रेन तो उधर बिजी है, तो वो जो भोजन है, वो जो भोजन है स्टमक से ना जाते हुए वो थोड़ा सा क्रॉस कर जाता है, किसमें? लंग्स। अब लंग्स जैसे भोजन आता है तो लंग्स उस भोजन को डाइजेस्ट नहीं करता, वो तुरंत पहचान जाता है ये हमारा कंपोनेंट सही नहीं, और भोजन उसको ठेलता है, बाहर फेंकता है, तुम हमारा कंपोनेंट नहीं है। उस समय बहुत भयानक आपको खांसी आती है। जो खांसी आती है ना, तो उस समय आपका लंग्स क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, और सिकुड़ते दौरान उस भोजन को निकाल कर किसमें भेजता है? स्टमक के फूड नली। अगर फूड नली में नहीं आ पाता है तो कहाँ से आता है? नाक से। कभी कभी इतना तेज आता है कि माउथ से ही निकल जाता है। ठीक है, तो जो प्रोटेक्शन का काम करवा रहा है वो कौन सा है? ये जो एपिग्रेटिस है, ठीक है, वही है। जब आप भोजन को खाते हैं तो उस समय फूड पाइप को बंद कर देती है, और जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं तो उस समय, जब आप भोजन को खाते हैं तो उस समय विंड पाइप को बंद करने का काम करती है, और जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं तो उस समय फूड पाइप को बंद करने का काम करती है। बात समझ गई? और इसी वजह से भोजन जो होता है वो पार्टिकुलर पेट में जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो अपने लंग्स में जाता है। इतनी बात समझ में आए सबको? अब यही पे प्रॉब्लम होती है, लैरिंक्स। लैरिंक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, सर्दी जुकाम बुखार, सांस लेने में दिक्कत, गला खराब, आवाज फटफट के आ रही, कोइयों को तो ऐसा हो जाता है कि आवाज ही नहीं निकलती है। कभी देखे हो? चाहे कितना कोशिश करो, वहां पे देखो जो लैरिंक्स होती है, लैरिंक्स एक गोलानुमा संरचना होती है, इसी पे क्या होता है? ओकल कार्ड्स होता है। क्या होता है? ओकल कार्ड्स होता है। ये ओकल कार्ड्स क्या करता है? वॉइस प्रोडक्शन करता है, वॉइस प्रोड्यूस करता है। अब इस वॉइस को प्रोड्यूस करने के लिए ये वाइब्रेशन का काम करता है। क्या करता है? वाइब्रेशन का काम करता है। वाइब्रेशन तभी होगा जब ये एयर को महसूस करेगा, या फिर एयर इसके अंदर जाएगा। ठीक है, एयर के थ्रू क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे अभी आप बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको एक वाइब्रेशन फील हो रहा है, तो जो वाइब्रेशन है वो किसके थ्रू हो रही है? एयर के। जब ये जो यहाँ पे जो ओपन कार्ड्स है, ओपन कार्ड्स पे जब एयर पड़ता है तब वहाँ पे वाइब्रेशन शुरू होती है, और उसी वाइब्रेशन से आप एक साउंड को निकालते हैं जिसको हम लोग आवाज या फिर भाषा के नाम से जानते हैं।
बात समझ में आया? कहाँ से निकलता है? डायरेक्ट निकालती है। डायरेक्ट में ही प्रेजेंस होता है ओकल कास्ट, और उसी ओकल जो अभी आप बोल रहे हैं, जो धक धक कर रहा है, जो अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, देखो ना यहाँ पे वाइब्रेट की आवाज आ रही होगी, महसूस हो रहा होगा, ठीक है, आवाज तो क्लियरिफाई आ रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, फोन करके साइलेंट करके रखना। एक्चुअल में यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, अगर वाइब्रेशन नहीं होता, हाँ मैं जो बोल नहीं पाता है किस वजह से? देखो जो गूंगा रहते हैं, एक तो जब सर्दी जुकाम बुखार होता है, बजाइए, जब सर्दी जुकाम बुखार होता है तब आपका गला जाम हो जाता है। एक तो ओपन कार्ड से ये होता है, ऐसे इसको देखने के लिए पूरा देखो, लड़कियों की आवाज पतली दिखती है, लड़कों की आवाज मोटी होती है। डिपेंड करता है ओपन कार्ड्स पे, किस पे डिपेंड करता है? ओपन कास्ट पे। इस ओपन कास्ट का मतलब है कि ये जितना मोटा रहेगा उतना मोटा आवाज प्रोड्यूस करेगा, और ये जितना पतला रहेगा उतना ही पतला क्या करेगा? आवाज करता रहेगा। तो लड़कियों का जो ओपन कास्ट होता है वो पतला होता है, लड़कों का ओपन कास्ट मोटा होता है, इसलिए उनकी आवाज में थोड़ा भारी पड़ रहता है और लड़कियों की आवाज मीठी रहती है। सब डिपेंड करता है ओपन कास्ट। और कई कई ऐसे भी लड़के होते हैं जो लड़कियों से अच्छी बात करते हैं, देखे हो कि नहीं देखे? होता है, उसकी भी बात बड़ी मीठी रहती है, लड़कियां फेल कर लेता है, मतलब इतना मस्त बोलते हैं सब लोग, हम भी 2-3 लोग को देखते हैं। तो उनका भी ये जो ओपन कास्ट होता है ना, ये क्या होता है? पतला होता है। अब देखो वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है, अगर किसी चीज को ज्यादा वाइब्रेट करने के लिए जगह मिल जाए, वो देखो अभी हम इसमें बोलेंगे तो गूंजेगा, क्या होगा? गूंजेगा। तो यहाँ पे हमारी आवाज भाई भाई करके आती है ना, आती है कि नहीं आती है? तो गूंजते हुए, ज्यादा गूंजते हुए आवाज आती है, तो उनकी आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, और एक हार्मोन्स की वजह से होता है जो मैच्योरिटी की उम्र में बनती है, जिसको टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, वो भी अफेक्ट करता है वॉइस पर। बात समझ में आई? मोटी पतली समझ में आया। अब ये जो एक लोग बचपन से जो गूंगा रहता है, जो बचपन से गूंगा रहता है, उसका 2 रीजन हो सकता है, या फिर वो उसमें ओपन कास्ट तो है, या तो पूरी तरह से डेवलप ना हो, या फिर वो डेवलप हो और वहां पे वाइब्रेशन ना हो रहा, या फिर वहां पे डेवलप तो है लेकिन वहां पे वाइब्रेशन ना हो रहा हो। और आप ये भी जानते हैं कि इसको जो कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ब्रेन कंट्रोल, या फिर ब्रेन का जो नर्व निकला है वो उसको अच्छे से कंट्रोल ना कर पा रहा हो। जेनेटिक होता है, जो जेनेटिक होता है वो ब्रेन से डेवलप होता है, और कुछ लोग मतलब कि पैदा होने के बाद आवाज जाती है, होता है कि नहीं? जब पैदा होते हैं तब आवाज आती है, तो ये जेनेटिक बीमारी होती है, मतलब वो बोल नहीं पाते। जो गूंगा होते आवाज आती है, ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं आती है, वहां पे आवाज क्लियरिफाई नहीं आती है, वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, वाइब्रेशन ही नहीं होता है वहां से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वो सिर्फ बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे वैसे आ रहा है, और वो वाइब्रेशन जब नहीं हो पाता है तो पूरी तरह से उनकी आवाज क्लियर नहीं हो पाती और आप सुन नहीं पाते। बात समझ में आया? और ये डिपेंड करता है आपके नर्वस सिस्टम पे। इतनी बात समझ में? लड़कियों की आवाज मोटी और पतली की होती है, 2 चीजों की होती है। और ये सर्दी जुकाम बुखार में बचिया बैठ जाती है, बहुत मोटी आती है, उस समय जो बैक्टीरिया वायरस रहते हैं ना, उसी ओपन कास्ट को अफेक्ट कर देते हैं। म्यूकस का सिक्रीशन होता है, म्यूकस, अरे वही बलगम देखे हो, वही बलगम क्या किया रहता है, किसी को ओपन कास्ट को क्या कर देता है? ढक देता है। जब ढक देगा तो वहां से वाइब्रेशन होगा, लेकिन पूरी तरह से वाइब्रेशन नहीं हो पाता है, वहां पे आवाज मोटी मोटी आती है। देखो कितनी मोटी मोटी आती है, वाइब्रेशन तो होता है बहुत ज्यादा, मतलब वो दाब देता है, वहां से आवाज आपकी जो वाइब्रेशन होता है वो दब की आती है, तो वहां पे देखो आवाज समझ में नहीं आती, बहुत मोटी सी आवाज आती है। या फिर ये जो ओपन कास्ट है ये सूज जाए, जब इसमें सूजन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूज जाएगी तो मोटी हो जाएगी, फैलेगी, सूजेगी तो फूलेगी, मोटी होगी। और जब ये बड़ी होगी तो, और जब मोटा होगा तो जानते हैं जब ओपन कास्ट मोटा होता है तो वहां से भी आवाज आपकी क्या होती है? मोटी दिखती है। बहुत सारी लड़कियां ऐसे बोलती हैं भाग जाओगे यार,
होता है भी, उनकी आवाज होती है। देखे नहीं हो क्या? हाँ, ऐसा बोलते हैं, बड़ी बड़ी आवाज रहती है, लड़कों से बेकार लग रहती है, ठीक है, बहुत मोटी मोटी रहती है, ठीक है। तो उनका भी ओवन कार्ड्स क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, डिपेंड करता है ओवन कार्ड्स पे, जिसका जितना पतला रहेगा उसका। अरे हाँ, एक बात है, लता मंगेशकर मरने से पहले उनका गला काट के गया था, उनका गला बिका था। क्या देखने के लिए बिके थे? उनके ब्रेन को ओवन कार्ड्स हुआ था कि नहीं हुआ था, उसी को चेक करने के लिए गए थे, क्योंकि डिपेंड करता उनका ओवन कार्ड था भी कि नहीं हो रहा होगा। देखो उनकी आवाज ना बहुत पतली थी, और एक और लेडीज है, उसका नाम हमको नहीं आ रहा, लेकिन लता मंगेशकर की बात ही कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उनका जो गला बिका था ना, वो क्या देखने के लिए बिका था? ओवन कार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए गया था। उनका ब्रेन नहीं, ओवन कार्ड्स, इसी गला को काट के लेकर गए थे और ओवन कार्ड्स को आइडेंटिफाई किए थे। रिजल्ट में कि क्या आया था अभी हम पढ़े भी नहीं, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, देख लेते। उनका जो आइडेंटिफाई हुआ था, लता मंगेशकर का गला बिक गया था, देखने के लिए, सजा के रखने के लिए नहीं लेकर गए थे, उनके ओवन कार्ड्स को पता करने के लिए गए थे कि आखिर इनकी आवाज इतनी पतली है कैसे। बात समझ में? तो बोर हो गए सब लोग, राजेश? हाँ बिल्कुल, बैठो जल्दी, जाओ। समझ में आया? अभी रिस्पायरेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी हम सिर्फ एक इंट्रो बताए हैं, अभी मेरा इंट्रो भी अच्छे से नहीं खत्म हुआ है। हम सिर्फ कहाँ पे छोड़ दिए? फेरिंग्स लैरिंग्स की बात छोड़ दिए, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, अभी सब कुछ बचा है। एल्वोलाई, ठीक है, ऑक्सीजन हमारी ब्रोंकाई से ब्रोंकियोलस के पास जाती है। एल्वोलाई ब्लड से क्या करती है? ऑक्सीजन को सोख लेती है और उसी में ट्रांसफर कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड को, और लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको आप लोग कल अच्छे से पढ़ के आइए, तब आपको अच्छे से, ठीक है। जितना पढ़ के आएंगे उतना समझ में आएगा, जितना डीप जाना है उतना डीप पढ़ के आएंगे। बात समझ गई? तो पढ़ के आएंगे तो अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना है। अगर किसी को कुछ डाउट है, कोई भी टेंशन, तोतला कल बताएंगे जो तोतला होते हैं। अभी हमारी भी, अभी हम ना नहीं कर पाते, बहुत लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, कुछ वर्ड्स नहीं कर पाते। जैसे एक हमारी बंगाली की सहेली थी और र नहीं कर पा रही। जैसे अगर पढ़ाना, तो पढ़ना को क्या कर रही थी? पढ़ना, बढ़ाना, क्या कर रही हो? पढ़ रही है, मतलब वो ना को र से जानती थी। क्या कर रही हो? अगर वो पढ़ रही है तो पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो वर्ड्स को नहीं कर पाते हैं, और हम भी ल को ल नहीं कर पाते, न करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो वो भी र को, ये जो न है, पढ़ना है ना, वो पढ़ना कर रही थी, मतलब इसको न को र करे। ये बहुत सारे डिपेंड भी करता है कि बहुत सारे लोग वर्ड्स को नहीं मतलब बोल पाते हैं, और कुछ आपके ब्रेन से भी कुछ सिस्टम होते हैं जो यहाँ वहाँ थोड़ा सा बैठते हैं, ठीक है। बताते हैं कल।